संडे का वक्त था। कनिष्क और विनीत सुबह के वक्त साइकिलिंग करते हुए घर से काफी दूर निकल गए थे। मौसम काफी अच्छा था और आसपास छोटी पहाड़ियाँ थी। यार कनिष्क, हमें साइकिल चलाते तो 1 घंटा हो गया है। मैं तो यार बहुत थक गया हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों थक गया? अभी तो हमें और देर तक चलानी है और वापस भी तो आना है। मुझसे तो नहीं होगा। चुप रह, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे 80 साल का बुढ़ा हो गया है। यही समझ ले, हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ तक जाना है हमें। ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जहाँ भी अच्छा सीन दिखेगा रुक जाएंगे। ठीक है। तो विनीत धीरे धीरे साइकिल चला रहा था, लेकिन कनिष्क में अभी भी पूरी एनर्जी थी। अरे थोड़ा सा तेज चला ले यार, एक संडे का ही तो दिन होता है साइकिलिंग करने का, उसमें भी तेरे पसीने छूट रहे हैं। मैं तो अगले संडे बिल्कुल नहीं आऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? अभी सिर्फ 2 संडे ही हुए हमें ये सब शुरू किए को। फिट नहीं रहना क्या तूने? फिट तो रहना है, लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी ना थकना होता है। तुझे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वो देख, सामने छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन पर चलते हैं। हम पिछले संडे भी तो गए थे। चल चुपचाप। विनीत और कनिष्क एक पहाड़ी पर साइकिल चलाने लगते हैं, लेकिन विनीत बहुत ज्यादा थक जाता है और बीच रास्ते में ही रुक जाता है। मैं तो और साइकिल नहीं चला सकता यार। अरे यार थोड़ा सा ही रह गया है, पहाड़ी को ऊपर जाकर देखते हैं, बहुत अच्छा व्यू आएगा सच में। मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, तू चला जा। ठीक है फिर, मैं तो जा रहा हूँ, तू यहाँ बैठ आराम कर। हाँ मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, तू आकर मुझे उठा देना। ठीक है। कनिष्क साइकिल चलाता हुआ पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ से सारा शहर दिख रहा था और व्यू काफी सुंदर था। वाह, कितना सुंदर नजारा है। कनिष्क साइकिल को एक साइड रख देता है और पैदल चलते हुए थोड़ा और आगे जाता है। तभी उसके आगे से 2 सांप निकलते हैं, लेकिन कनिष्क एक साइड हो जाता है। ओह नो, बच गया। अभी सांप पर पैर आ जाता तो डस लेते। कनिष्क थोड़ा और आगे जाता है तो वहाँ एक बड़े से पत्थर के पास उसे लाल सूट पहने हुए एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन उस लड़की के लंबे बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। एक्सक्यूज मी। तभी वो लड़की कनिष्क की तरफ देखती है और कनिष्क उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, गुलाबी होठ और गोरा रंग कनिष्क को बहुत आकर्षित कर रहा था। आप यहाँ अकेली बैठी हैं? काफी रिस्की है, आपको पता है यहाँ सांप हैं, मैंने अभी देखे। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, पर आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं तो मेरे दोस्त के साथ यहाँ साइकिलिंग करने आया था। लेकिन मुझे तो आपका कोई दोस्त दिखाई नहीं देता। असल में वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए बीच रास्ते में ही रुक गया। ठीक है। क्या आप भी यहाँ प्रकृति की सुंदरता देखने आई हैं? जी हाँ। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि आप यहाँ अकेली क्यों आ गई हैं? मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ आई हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपका दोस्त बीच रास्ते में रुक सकता है तो मेरी सहेलियाँ भी तो कहीं रुक सकती है ना? ओहो ठीक है, गुस्सा क्यों करती हैं? वैसे लगता है आप यहाँ आती जाती रहती हैं। हाँ, आपसे मतलब? आप अपना काम कीजिए। मैं तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखने आया था, और सच में इतनी सुंदरता तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये बात तब कनिष्क बड़े प्यार से उस लड़की को देखकर बोलता है और वो लड़की कनिष्क का मतलब समझ गई थी कि वो उसी के बारे में कह रहा था। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं तो बस इन नज़ारों की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, शहर कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आपकी मर्जी, आप जाना चाहें तो। ठीक है। कनिष्क वहाँ से जाने लगता है। तभी लड़की सोचती है कि शायद कनिष्क इतना बुरा भी नहीं है, इसीलिए वो उसे आवाज लगा लेती है। क्या आप मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हैं? नहीं नहीं, पर मुझे लग रहा है कि आपको मेरा यहाँ होना पसंद नहीं है, इसीलिए जा रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप पहाड़ी चढ़कर यहाँ प्रकृति का नजारा देखने आए हैं तो आपको यहाँ बैठकर कुछ देर आनंद लेना चाहिए। ये बात सुनकर कनिष्क खुश हो जाता है और वो उस लड़की से थोड़ा दूर बैठकर प्रकृति के नजारे देखता रहता है। सच कहते हैं लोग कि प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैं पिछले संडे को भी यहाँ आया था, शाम के वक्त। अच्छा? मैं इसी शहर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। ठीक है। बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, सभी कहते हैं, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपसे। पर मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। तो इस तरह से उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है और कनिष्क उसे अपने बारे में काफी कुछ बताता है। कब से मैं ही बोलता जा रहा हूँ,
कुछ आप भी तो बताइए ना अब। लेकिन मेरे पास तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्या आप भी हर संडे को यहाँ आती हैं? नहीं, जब भी मेरा मन करता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा, वैसे मेरा नाम कनिष्क है, और आपका? मेरा नाम नीलम है। दोनों को बैठे हुए काफी देर हो जाती है। तभी विनीत भी कनिष्क को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है और कनिष्क नाम पहाड़ियों में गूंजने लगता है। कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क कहाँ रह गया? लगता है आपका दोस्त आपको बुला रहा है। हाँ, मुझे यहाँ काफी देर हो गई है ना, वो मेरा इंतजार कर रहा था। तो जाइए आप। हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, क्या पूछना है? क्या आप अगले संडे को भी यहाँ आएंगी? हाँ, इसी वक्त। ग्रेट, मुझे इंतजार रहेगा। कनिष्क खुश होकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए भी उसे वहाँ 2 सांप घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो जल्दी से साइकिल लेकर निकल जाता है। शाम के वक्त वो खुशी खुशी घर पहुँचता है और उसकी माँ गीता घर पर ही थी। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। मम्मी, आज का दिन काफी अच्छा था। हम साइकिलिंग करते हुए पहाड़ी पर चले गए थे, वहाँ बहुत सुंदर नजारा था। अरे, उस सुनसान पहाड़ी पर क्यों जाता है तू? तुझे मैंने पहले भी कहा था ना। लेकिन मम्मी, वहाँ से बहुत सुंदर नजारा दिखता है। फिर भी बेटा, और भी बहुत सी जगह है, कहीं भी चला जाया कर। मम्मी, आप ऐसे ही डरती रहती हैं, कुछ नहीं होता। उस पहाड़ी से थोड़ा पहले बाएं तरफ महादेव का मंदिर है, जानता है ना तू? हाँ हाँ मम्मी, मैं जानता हूँ। कल सोमवार है और आपने वहाँ जाना है, यही ना? हाँ बेटा, और कल सोमवती अमावस्या भी है। ठीक है, ले जाऊंगा, पर सुबह जल्दी तैयार है ना आप? कल मुझे ऑफिस भी जाना है ना? मैं तो सुबह 5 बजे ही तैयार हो जाऊंगी। अब तू देख ले कब होना है। ठीक है, हम 6 बजे। अगले दिन सुबह 6 बजे कनिष्क अपनी माँ गीता को कार में उस मंदिर में ले जाता है और मंदिर में काफी भीड़ थी। देख तो, आज मंदिर में कितनी भीड़ है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ मम्मी, जानता हूँ। ऐसा करिए, इतनी भीड़ में मैं तो नहीं जाऊंगा, आप ही जाइए अंदर दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरे साथ चल अंदर। नहीं मम्मी, मुझे भीड़ में जाना नहीं पसंद है। तभी गीता मंदिर के अंदर चली जाती है और कनिष्क बाहर खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद कनिष्क देखता है कि उसके सामने से हाथ में पूजा की थाली लिए नीलम मंदिर की तरफ आ रही थी। कनिष्क उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे नीलम, तुम? मैं तो बेसब्री से संडे का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तुम आज ही मिल गई। बहुत अच्छी किस्मत है फिर तो। वैसे तुम यहाँ कैसे? मंदिर में पूजा करने आई हूँ। अरे इतनी भीड़ है, कैसे करोगी पूजा? महादेव के दर्शन करने तो सब आएंगे ही, भीड़ की वजह से पूजा थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी भक्त लगती हो महादेव की। बिल्कुल, बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं महादेव की। वैसे तुम बाहर क्या कर रहे हो? वो मैं तो अपनी माँ के साथ मंदिर में आया था, लेकिन भीड़ देखकर मैं बाहर ही रुक गया। कितनी गलत बात है। अब क्या महादेव तुम्हें दर्शन देने बाहर आएंगे? चलो अंदर। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो चल लेता हूँ। नीलम के कहने पर कनिष्क मंदिर के अंदर चला जाता है। भीड़ में महादेव के दर्शन करते हुए कनिष्क देखता है कि उसकी माँ मंदिर से बाहर की तरफ निकल रही थी। लगता है माँ ने दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, तो तुम भी जल्दी से माँ जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारा इंतजार करती होंगी बाहर। लेकिन तुम? मुझे अभी पूजा करने में वक्त लगेगा, हम संडे को वहीं मिलेंगे। कनिष्क दर्शन करके जल्दी से बाहर निकल जाता है और देखता है कि उसकी माँ गीता कार के पास उसका इंतजार कर रही थी। अरे, तू तो कह रहा था कि मैं मंदिर नहीं जाता, फिर अंदर कैसे चला गया? वो मम्मी, मैंने सोचा जब मंदिर तक आ ही गया हूँ तो दर्शन भी कर लेता हूँ। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक मंदिर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और मंदिर में भगदड़ मच जाती है। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। गीता ये देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये लोग यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हैं? अंदर क्या हुआ है? मम्मी, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू रुक जा। असल में कनिष्क को नीलम की चिंता हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो अपनी माँ से कहता भी तो क्या। लोग वहाँ यहाँ भागते चिल्लाते हुए मंदिर से बाहर भाग रहे थे। मम्मी, मुझे अंदर जाना ही होगा, हो सकता है अंदर कोई मुसीबत में हो। नहीं नहीं बेटा, न जाने क्या हुआ है अंदर। लेकिन कनिष्क नहीं रुकता और नीलम के लिए मंदिर के अंदर चला जाता है। और कनिष्क जैसे अंदर जाता है, वो देखता है कि शिवलिंग के ऊपर 2 सांप बैठे हैं और सामने नीलम आंखें बंद करके पूजा कर रही है। कनिष्क खुद से कहता है, ओह, तो इन सांपों को देखकर ही सारे लोग मंदिर से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन बेचारी नीलम को इस बात का आभास नहीं है। वहीं गीता मंदिर से बाहर भागती हुई एक औरत को रोक लेती है। बहन, आप सब क्यों भाग रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है अंदर? 2 सांप आ गए हैं अंदर। अब सांपों को देखकर तो सब भागेंगे ही ना बहन जी। हे भगवान, मेरा बेटा। गीता ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो भी जल्दी से मंदिर के अंदर जाती है। वहीं कनिष्क नीलम को आवाज लगाता है, नीलम,
हिलना मत, तुम्हारे सामने सांप है, जल्दी आंखें खोलो। तभी नीलम अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराने लग जाती है। तो क्या हुआ कनिष्क, जहाँ भोलेनाथ है वहाँ पर सांप तो आएंगे ही ना? ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हें डस लेंगे। नहीं, ये तो सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करने आए हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तभी नीलम बड़े आराम से उठकर कनिष्क के पास आ जाती है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा इन सांपों से? नहीं, इसमें डर कैसा, देखा ना तुमने, इन सांपों ने कुछ भी नहीं कहा। इतने में गीता भी घबराई हुई वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि कनिष्क ठीक था। शुक्र है तू ठीक है बेटे, तुझे पता है मंदिर में सांप है। हाँ मम्मी, वो देखो शिवलिंग पर ही 2 सांप बैठे हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अच्छा, और बेटा ये लड़की कौन है? मम्मी, ये नीलम है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, लेकिन तुम क्यों नहीं भागी यहाँ से? सब लोग तो चले गए। मम्मी से पता ही नहीं था कि अंदर सांप है, ये तो अपनी पूजा में लीन थी। हाँ आंटी जी, और ये सांप तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं और शिवलिंग पर आकर बैठ जाते हैं। आखिर सांप तो भोलेनाथ का श्रृंगार है। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन अब हम इंसानों को तो सांपों से डर लगता ही है। देखो ना, मंदिर में कैसे भगदड़ मच गई है। आंटी जी, यहाँ ऐसा अक्सर होता ही रहता है। बेटा, क्या तुम रोज इस मंदिर में आती हो? जी आंटी जी, कई बार ये सांप यहाँ पर आते हैं और शिवलिंग पर बैठ जाते हैं और फिर सब लोग ऐसे ही भागते हैं। मैंने काफी बार देखा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम आंटी जी। नीलम वहाँ से चली जाती है और इसके बाद कनिष्क और गीता भी घर आ जाते हैं। संडे के दिन कनिष्क और नीलम फिर से उसी पहाड़ी पर मिलते हैं। तुम्हें पता है नीलम, ऐसे लग रहा है जैसे कितने सालों बाद आया है ये संडे। अच्छा, पर ऐसा क्यों? बस मैं तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा था। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। क्या करें, अब तो हो गया जो होना था। मतलब? कुछ नहीं। इस तरह से कनिष्क और नीलम कभी मंदिर में तो कभी पहाड़ी पर मिलते रहते थे, खूब बातें करते थे। दरअसल कनिष्क नीलम से प्यार करने लगा था, लेकिन अभी तक उसने इजहार नहीं किया था। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कनिष्क और नीलम वहीं पहाड़ी पर बैठे थे। आज मौसम कितना अच्छा है ना कनिष्क? हाँ, ऐसे लगता है जैसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। हाँ नीलम, तुम सही कह रही हो, मैं सच में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या बात है? तभी कनिष्क नीलम के थोड़ा करीब जाता है और प्यार से उसके हाथ पर अपना हाथ रख लेता है। नीलम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नीलम काफी खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही दुखी भी हो जाती है। पर वो दुखी क्यों हो गई थी, ये राज भी खुलने वाला है। मैं जानती हूँ कनिष्क कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन हम कभी साथ नहीं हो सकते। लेकिन क्यों नीलम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तभी तो तुमसे मिलने आती हूँ। लेकिन क्यों, हम साथ क्यों नहीं हो सकते? और तभी तेज आवाज के साथ बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। बोलो, अब क्या कह रही हो? बरसात आने वाली है, जल्दी बोलो। तभी तेज गर्जना के साथ बरसात शुरू हो जाती है और उसी वक्त नीलम सच्चाई बताती है, क्योंकि मेल तो 2 इंसानों का होता है, पर मैं तो नागिन हूँ, हमारा कोई मेल नहीं। ओहो, चलो यहाँ से, बहुत तेज बारिश हो रही है। असल में बादल गरजने और बरसात के कारण कनिष्क का ध्यान नीलम की बात से हट गया था और कनिष्क नीलम का हाथ पकड़कर उसे पेड़ों के बीच ले जाता है। तुमने सुना न कनिष्क, जो मैंने कहा, इसीलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, मैंने सुन लिया, पर मैं हूँ तुम्हारा इस दुनिया में और तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस बात खत्म। लेकिन मैंने तुम्हें अभी मेरी सच्चाई बताई है। हाँ, मैं सब जान गया हूँ, अब चलो यहाँ से, मौसम बहुत खराब है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कनिष्क अपने घर आ जाता है। वो काफी खुश था। अरे क्या बात है, काफी खुश है बरसात में नहाकर? हाँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, पर बरसात में नहाकर नहीं। अच्छा, फिर क्या बात है? वो लड़की है ना नीलम, आपने देखा था ना उसे उस दिन मंदिर में? हाँ, बहुत प्यारी लड़की है। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ? हाँ मम्मी, प्यार तो मुझे उससे कब का हो गया, लेकिन आज मैंने उससे इजहार भी कर दिया और वो भी मुझसे प्यार करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तो बहुत खुशी होगी जब वो मेरे घर में बहू बनकर आएगी। वाह मम्मी, आप तो बड़ी एडवांस है। मैंने सोचा न जाने क्या क्या कहेंगी आप। भाई क्यों भला, आजकल तो लव मैरिज का रिवाज है और फिर इतनी अच्छी लड़की से मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो ठीक है, मैं उसे कल घर पर ले आऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। हाँ जरूर। अगले दिन कनिष्क नीलम को सारी बात बताता है और उसे अपने माँ से मिलवाने के लिए कहता है। लेकिन कनिष्क, मैं तुम्हारी माँ से कैसे मिल सकती हूँ?
मैंने तुम्हें कल ही अपने बारे में बताया है और मैं तो अनाथ हूँ। तो क्या हुआ नीलम, मैं हूँ ना। लेकिन तुमने माँ जी को मेरी सच्चाई तो नहीं बताई ना, न जाने वो क्या सोचेंगी। अरे जितना जरूरी था बता दिया, अब तुम चिंता मत करो और चलो मेरे साथ। इसके बाद कनिष्क नीलम को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। गीता भी नीलम से मिलकर काफी खुश होती है। बेटा तुम मुझे बहुत पसंद हो और कनिष्क को भी, इसीलिए अब तुम ज्यादा देरी मत करो, दोनों शादी कर लो। लेकिन आंटी जी, लेकिन कुछ नहीं। मम्मी नीलम अनाथ है ना, इसीलिए सोचती है कि कोई भी इसे अपनाएगा नहीं। क्यों अनाथ है, मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, और फिर कनिष्क भी तो है। ऐसा नहीं सोच। नीलम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ठीक है आंटी जी, अब मुझे आंटी जी नहीं, माँ जी या मम्मी जी कहो। और कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से कनिष्क और नीलम की शादी हो जाती है। नीलम को लग रहा था कि कनिष्क उसकी सारी सच्चाई जान गया है, लेकिन असल में कनिष्क के कानों तक वो बात ही नहीं पड़ी थी कि नीलम एक नागिन है। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ नीलम। मैं भी बहुत खुश हूँ। ईश्वर करे हम दोनों के बीच ये प्यार यूं ही बना रहे। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे और शादी की पहली रात कनिष्क और नीलम के वैवाहिक जीवन की खूबसूरत शुरुआत होती है। आधी रात का वक्त था, दोनों सो रहे थे और 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। तभी नीलम की आंख खुल जाती है। 1 बजने वाला है, मेरा नागिन बनने का समय हो गया है, मुझे छत पर जाना होगा। कनिष्क सो रहा था, इसीलिए नीलम धीरे से दरवाजा खोलती है और छत पर चली जाती है और 1 बजते ही वो नागिन रूप में आ जाती है। असल में नीलम रोज रात को 1 बजे नागिन रूप धारण करती थी। हे ईश्वर, आपने मुझे इस परिवार में भेजकर बहुत खुशियाँ दी है, बस हमारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। मेरी माँ जैसी सास को ये सच्चाई ना पता लगे कि मैं नागिन हूँ। और वहाँ अचानक कनिष्क का हाथ दूसरी तरफ जाता है और वो देखता है कि बेड खाली है, तो वो जाग जाता है। अरे ये नीलम कहाँ चले गई आधी रात में, लगता है बाथरूम में है। कनिष्क बाथरूम में देखता है, लेकिन नीलम वहाँ नहीं थी। फिर वो घर में यहाँ वहाँ हर जगह देखता है, लेकिन उसे नीलम दिखाई नहीं देती। नीलम तो घर में कहीं भी नहीं है और दरवाजा भी बंद है, कहीं छत पर तो नहीं चली गई। कनिष्क ऊपर जाने लगता है और उसे सीढ़ियों का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देता है। सीढ़ियों का दरवाजा खुला हुआ है, लगता है ऊपर ही गई है नीलम। वही नीलम अभी अपने नागिन रूप में ही थी और कनिष्क छत की तरफ जा रहा था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नीलम को नागिन रूप में देखने के बाद कनिष्क का क्या हाल होता है। तभी नीलम को सीढ़ियों से आवाज आती है और वो जल्दी से इंसान रूप में आ जाती है और इतने में कनिष्क भी वहाँ पहुँच जाता है। अरे नीलम, तुम आधी रात में छत पर क्या कर रही हो? बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं खुले आसमान में आ गई। अब धीरे धीरे तुम्हें इस घर की आदत डालनी होगी। असल में मुझे लेट ही नींद आती है, मैं पहले भी लेट ही सोती थी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी नीचे चलो, सो जाते हैं, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। नीलम कनिष्क को ये बात नहीं बताना चाहती थी कि वो रोज रात में 1 बजे नागिन का रूप भी लेती है। अगले दिन, बहू आज से ये घर तुम्हारा ही है और अब मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ, अब तुम्हें ही संभालना है सब। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। गीता अपनी बहू नीलम से काफी खुश थी और नीलम भी अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभा रही थी। तो रात के वक्त कनिष्क बहुत खुशी खुशी घर आता है। मम्मी, नीलम तो मेरे लिए बहुत ही लकी है, इतना अच्छा सौदा करके आया हूँ, 5 लाख का फायदा हुआ है मुझे। अरे वाह, बधाई हो बेटा, ये तो साक्षात लक्ष्मी ही आई है हमारे घर में। कुछ ही टाइम बाद कनिष्क बहुत बड़ा घर ले लेता है और सब उसमें रहने लगते हैं। एक दिन रात के वक्त सब हॉल में बैठे थे। कितना बड़ा घर है हमारा, ये सब नीलम के शुभ कदमों से हो रहा है। हाँ मम्मी, जब से शादी हुई है बिजनेस में फायदा ही फायदा हो रहा है। तभी गीता की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ 2 सांप बैठे थे। गीता डर के मारे चिल्लाती है, सांप! हे भगवान, ये अंदर कैसे आ गए? सांपों को देखकर कनिष्क भी घबरा जाता है। ये कैसे आ गए? अरे आप सांपों से डरते क्यों हैं? कुछ नहीं कहेंगे ये। नीलम, तुम्हें तो डर नहीं लगता, लेकिन हमें बहुत डर लगता है। अब क्या करें बेटा, दूर हो जाओ, बुलाओ किसी को। मम्मी, मैं कैसे बुलाऊं और बाहर कैसे जाऊं? दरवाजे पर तो सांप है। चिंता मत करो मम्मी जी, मैं अभी इनको भगा देती हूँ। नीलम धीरे धीरे उन सांपों के पास जाती है। बेटा मत जा, तुझे डस लेंगे सांप। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं होगा। रुक जाओ नीलम, कहीं डस ना लें। नीलम आराम से उन सांपों को अपने हाथ में उठा लेती है और बाहर छोड़ने चली जाती है। नीलम सांपों से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ दोबारा मत आना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, अब आप जाइए यहाँ से।
तभी कनिष्क भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और देखता है कि नीलम सांपों से कुछ बोल रही थी और तब तक वो दोनों सांप भी वहाँ से चले जाते हैं। अरे नीलम, तुम सांपों से बात कर रही थी क्या? हाँ, मैं उनसे कह रही थी कि दोबारा यहाँ मत आना। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारी बात सुन ही लेंगे, जैसे कि तुम कोई नागिन हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, पता ही है आपको तो सच। अच्छा मजाक है, तुम नागिन और मैं नाग, है ना? कनिष्क की ये बात सुनकर नीलम हैरान हो जाती है, क्योंकि नीलम तो सच्चाई बता रही थी, लेकिन कनिष्क मजाक कर रहा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? तो और क्या, सच में हम नाग नागिन थोड़ी ना है। पर मैंने तो आपको बताया था मेरे बारे में। ओहो, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। अब चलो अंदर। कनिष्क, क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी थी? कौन सी बात? वही उस दिन पहाड़ी पर जब मैं आपसे मेरी सच्चाई बता रही थी। सब सुना था कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है और ये सब। नीलम समझ गई थी कि कनिष्क उसकी नागिन होने वाली सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन अब नीलम भी सच्चाई बताने से डर रही थी। नीलम खुद से सोचती है, अगर अब मैंने कनिष्क को सच्चाई बता दी तो कनिष्क को लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। नहीं, मैं नहीं बता सकती। क्या हुआ? चलो अब अंदर। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं। कनिष्क और नीलम वापस घर में आ जाते हैं। बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता सांपों से? नहीं मम्मी जी, जहाँ मैं रहती थी वहाँ बहुत सारे सांप होते थे, तो मुझे इन्हें पकड़ना आता है। और क्या तो मम्मी, आपको पता नहीं आपकी बहू नागिन है। चुप रहे पागल, ऐसे नहीं बोलते। नागिन होती तो यहाँ थोड़ी ना होती। बहुत प्यारी है मेरी बहू तो। हाँ मम्मी, पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नीलम एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन अब वो चाहकर भी अपनी सच्चाई कनिष्क को नहीं बता सकती थी। खैर, अब तक सब अच्छा चल रहा था। एक रात दोनों बैठे थे। नीलम, हमारी शादी को 8 महीने हो गए हैं। तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ कनिष्क, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है कनिष्क, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। बस कई बार मुझे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। अच्छा, लेकिन अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो बता देना, मुझसे कुछ छुपाना मत। ठीक है, नहीं छुपाऊंगी। कनिष्क सो जाता है, लेकिन नीलम को बार बार ये बात खाई जा रही थी कि उसने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई कनिष्क से छुपा ली थी। नीलम खुद से कहती है, हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि कनिष्क सब जानता है, लेकिन अब मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती, वरना मेरी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचते सोचते ही 1 बज जाता है और रोज की तरह नीलम छत पर चली जाती है और नागिन रूप धारण कर लेती है। हे महादेव, मैं कनिष्क का दिल नहीं दुखाना चाहती, इसीलिए रक्षा करना प्रभु, मेरी ये सच्चाई कभी कनिष्क के सामने न आए। वहीं अचानक कनिष्क की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि नीलम वहाँ नहीं है। लगता है आज फिर से नीलम छत पर चली गई है। पता नहीं इसे कब आदत पड़ेगी सही टाइम पर सोने की। मैं ही जाकर बुलाकर लाता हूँ। कनिष्क जैसे ही छत पर जाता है, नीलम नागिन रूप में थी और वो जल्दी से साइड में रखे एक गमले के पीछे छुप जाती है। अरे, छत पर तो कोई भी नहीं है, पर दरवाजा तो खुला था सीढ़ियों का। कनिष्क छत पर यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, लेकिन नीलम अभी तक नागिन बनकर छुपी हुई थी। नीलम, कहाँ हो तुम? छत पर हो क्या? तभी नागिन रूप में ही नीलम जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और कमरे में आ जाती है। लगता है वो छत पर नहीं है, नीचे ही होगी। जाकर देखता हूँ। कनिष्क जैसे ही नीचे जाता है, देखता है कि नीलम बाथरूम से बाहर निकल रही थी। अरे, तुम बाथरूम में थी? हाँ कनिष्क। लेकिन बाथरूम का दरवाजा तो पहले खुला हुआ था, यहाँ तो कोई भी नहीं था। वो मैं पहले नीचे रसोई में गई थी और उसके बाद यहाँ आई और अभी बाथरूम से निकली हूँ। ओह अच्छा, ऊपर का दरवाजा भी खुला था। मुझे लगा तुम फिर से छत पर गई हो। नहीं, आज मैं ऊपर नहीं गई थी। इसी तरीके से नीलम काफी बार कोई न कोई झूठ बोलकर अपनी सच्चाई पर पर्दा डाल देती है। धीरे धीरे और वक्त निकल गया और कुछ टाइम के बाद नीलम प्रेग्नेंट हो गई। गीता और कनिष्क तो बहुत खुश थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि पूछो ही मत। तूने मुझे सारी खुशियाँ दे दी नीलम। हाँ नीलम, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनूंगा, घर में रौनक आएगी। और मैं दादी बन जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले पोता हो या पोती, मैं तो दोनों को जान से ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ मम्मी जी, अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, सब मैं देख लूंगी। तुझे बस आराम करना है। हाँ, और लापरवाही बिल्कुल भी मत करना, अगर की तो खूब डांट लगाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नीलम के प्रेग्नेंट होने से गीता और कनिष्क की खुशी का कोई ठिकाना न रहा था और दोनों नीलम का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन नीलम कभी कभी उदास हो जाती थी। नीलम खुद से कहती है, मेरी सास और मेरे पति कितने अच्छे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है और मैं इनसे अपनी इतनी बड़ी सच्चाई छुपा कर बैठी हूँ। मैं क्या करूँ?
नीलम हर बार खुद को दोष देती थी, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि वो अपनी सच्चाई बताए या ना बताए। बेटा, तुम्हारी प्रेगनेंसी अच्छे से चलती रहे और बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए मैंने पूजा रखवाई है। थोड़ी देर में पंडित जी आते ही होंगे। बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं। ठीक है मम्मी जी, तुम बस नहा धोकर पूजा में बैठ जाना। बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, तुम्हें कोई काम नहीं करना। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। नीलम तैयार होने चली जाती है और कुछ ही देर में एक पहुंचा हुआ पंडित उनके घर आता है। जय हो पंडित जी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्षों के बाद आप इस शहर में आए हैं। तभी उस पंडित को घर में एक अजीब एहसास होता है और वो अपना हाथ हवा में उठाकर चुप रहने का इशारा करता है। गीता परेशान होकर कहती है, क्या हुआ पंडित जी? तभी पंडित अपनी आंखें बंद करता है और दिव्य दृष्टि से कुछ देखने की कोशिश करता है। अनर्थ! क्या आपको कुछ आभास हुआ है क्या पंडित जी? असंभव, ये नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। ये तो बहुत विचित्र है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये बात सुनकर गीता काफी परेशान हो जाती है कि आखिर उसके नए घर में ऐसा क्या था जिसका पंडित जी को एहसास हुआ था। पंडित काफी हैरान परेशान था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। बोलिए पंडित जी, क्या हुआ है, क्या देखा है आपने? अभी शांत रहो, चलो पूजा करते हैं। लेकिन पंडित जी। कहा ना, अभी पूजा का वक्त हो गया है। ठीक है पंडित जी, मैं अपनी बहू को बुला कर लाती हूँ, उसी के लिए मैंने ये पूजा रखवाई है, वो पेट से है। ठीक है, बुला लो। गीता अपनी बहू नीलम को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। नीलम बेटा, पंडित जी आ गए हैं, चलो जल्दी से पूजा शुरू करनी है। आ रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर में नीलम वहाँ आ जाती है और नीलम को देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कन्या कौन है? पंडित जी, यही मेरी बहू नीलम है। प्रणाम पंडित जी। नीलम को देखकर पंडित के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ पूजा कर रहा था। पंडित जी, मेरी बहू और इसके पेट में पल रहा बच्चा खुश रहे, सुखी रहे, इसके लिए अच्छी सी पूजा कर दीजिए। पंडित पूजा करते हुए सिर्फ नीलम को ही गौर से देख रहा था, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जान गया था। थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाती है। पूजा खत्म हो गई है, लेकिन ये खतरा तेरे घर से कभी नहीं टलेगा गीता। गीता ये बात सुनकर घबरा जाती है। ये आप क्या कह रहे पंडित जी, कैसा खतरा, बताइए मुझे। ये तेरी बहू एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैंने क्या किया है पंडित जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तेरी बहू एक नागिन है। पंडित के मुंह से ये बात सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है कि पंडित को ये बात कैसे पता लगी। ये आप क्या कह रहे पंडित जी? तू जानती है ना गीता मेरी सिद्धियों के बारे में, और मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पिछले 1 साल से अपनी बहू को देख रही हूँ और वो बहुत अच्छे से रह रही है। लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि एक नागिन है और नागिन में सिर्फ जहर होता है। ये सब झूठ है मम्मी जी, आप इस पंडित की बातों में मत आइए। चुप रह नागिन, वरना तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं पंडित जी, इसके पेट में मेरे कनिष्क का अंश है, ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से आप चले जाइए, मेरा घर मत खराब कीजिए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये नागिन इस घर से ना गई तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। पंडित वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सच सुनकर गीता के होश उड़ गए थे। नीलम, क्या तू सच में नागिन है? देख बेटा, मुझे बख्श दे, मुझे कुछ मत कहना। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास अटल है और मैं जानती हूँ पंडित जी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे बेटे को और मुझे बख्श दे, चली जा यहाँ से। नहीं मम्मी जी, इस बार आपके पंडित जी ने झूठ ही बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। नीलम रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। गीता घबरा कर कहती है, हे भगवान, मेरे बेटे ने एक नागिन से शादी कर ली, अब क्या होगा? मुझे कनिष्क को सारी सच्चाई बतानी होगी। रात के वक्त जब कनिष्क घर आता है तो गीता जल्दी से उसे अपने पास बिठा लेती है। बेटा बैठ यहाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, आज पंडित जी आए थे। हाँ मम्मी, मैं जानता हूँ, आज पूजा थी घर में। हाँ, और पंडित जी ने एक बात बोली, उसे सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन ऐसा क्या बोला मम्मी पंडित जी ने, और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तभी वहाँ पर नीलम भी आ जाती है और परेशान होकर कनिष्क के पास जाती है। कनिष्क, पंडित जी ने जो भी कहा वो सब झूठ है, तुम प्लीज उनकी बात का विश्वास मत करना। नहीं नहीं बेटा, पंडित जी ने बहुत सिद्धियाँ हासिल की है, उनकी कही हुई बात कभी गलत नहीं होती। मम्मी जी प्लीज मेरी बात पर यकीन तो कीजिए, मैं इतने वक्त से आपके साथ रह रही हूँ, आप खुद ही सोचिए। अरे क्या बात कर रहे हो आप दोनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
कनिष्क बेटा, पंडित जी ने कहा है कि नीलम। मम्मी जी प्लीज मत कीजिए, प्लीज चुप हो जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तू चुप रह और मेरे बेटे से दूर रह। बेटा, पंडित जी ने बोला है कि नीलम एक ये बात सुनकर कनिष्क हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं करता। क्या मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, तूने देखा ना, तभी तो ये सांपों से डरती नहीं है। मम्मी, सांपों से तो बहुत से इंसान नहीं डरते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नाग नागिन होते हैं। नहीं बेटा, मुझे पंडित जी पर पूरा यकीन है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, आप भी ना। नीलम को थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि कनिष्क इस बात को सच नहीं मान रहा था। लेकिन बेटा, तू मेरी बात तो सुन, इससे दूर रह, ये तुझे डस लेगी। मम्मी, मैं इतने टाइम से नीलम को जानता हूँ और आप भूल गई हैं कि इसके पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा है। मैं सब जानती हूँ बेटा, तू देखना, नागिन के नागिन ही पैदा होगी। मम्मी प्लीज, ये पंडित की बातों में आकर हमें हमारी जिंदगी थोड़ी ना खराब करनी है, छोड़िए आप। कनिष्क वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन गीता अभी भी इस बात पर अड़ी हुई थी और अब वो नीलम को अपनी बहू नहीं मान रही थी। गीता खुद से कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कनिष्क को कैसे यकीन दिलाऊं? लगता है पंडित जी से मिलकर ही कुछ पूछना पड़ेगा। अगले दिन गीता चोरी चुपके पंडित से मिलने पहुंच जाती है और उसके पैरों में गिर जाती है। पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे पता था तू जरूर आएगी, बोल क्या समस्या है? मैंने मेरे बेटे को सारी सच्चाई बताई, लेकिन नीलम नागिन है, वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें उसके सामने सबूत लाना होगा, तभी मानेगा। लेकिन मैं सबूत कैसे लेकर आऊं पंडित जी? मुझे डर लगता है उस नागिन से। मैंने नीलम को परख लिया था, वो एक ऐसी नागिन है जो 24 घंटे में एक बार नागिन रूप जरूर धारण करती है। तुझे बस उसी टाइम का पता लगाना होगा, समझी? मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तुझे 24 घंटे गीता पर नजर रखनी होगी। वो इन घंटों में एक बार के लिए नागिन का रूप जरूर लेगी और बस वही सबूत होगा। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से गीता नीलम की हर हरकत पर नजर रखती थी और वो उसे नागिन बनते हुए देखना चाहती थी। अब वो नीलम से दूर ही रहती थी, इससे नीलम दुखी हो गई थी। मम्मी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उस पंडित की बातों में आकर हमारा रिश्ता मत खराब कीजिए। नीलम, तू मुझसे दूर रहा कर, मुझे तुझसे डर लगने लगा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपने कहा था आप इस बच्चे के लिए जान भी दे देंगी, और आज आप मुझसे दूर होकर इससे दूर हो रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नागिन की औलाद नहीं चाहिए। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता था और वो ज्यादातर वक्त दुखी ही रहती थी। और इस बार गीता ने नीलम पर रात भर नजर रखने का सोचा। गीता खुद से कहती है, पूरे दिन में तो ये किसी भी वक्त नागिन का रूप नहीं लेती, शायद रात में ही लेती होगी। मुझे सारी रात उस पर नजर रखनी होगी। उस रात गीता चोरी चुपके नीलम के कमरे पर नजर रखे हुई थी और उसे बेचैनी के कारण नींद नहीं आ रही थी। अचानक रात के 1 बजे नीलम के कमरे का दरवाजा खुलता है। हे भगवान, 1 बजे कमरे का दरवाजा खुला है, लगता है वो नागिन बनने वाली है। गीता चुपके से देखती है कि नीलम यहाँ वहाँ देखती हुई छत की तरफ जा रही थी, लेकिन नीलम को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी सास उसे देख रही है। इसका पीछा करती हूँ, कहीं ये मुझे देख न ले। हे भगवान, रक्षा करना। गीता उसका पीछा करती हुई छत पर पहुंच जाती है और देखती है कि नीलम अब नागिन रूप में आने वाली थी, और गीता अपने छोटे से फोन में उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। हे भगवान, पंडित जी की बात बिल्कुल सच थी, ये तो सच में नागिन है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। गीता जल्दी से वहाँ से नीचे आ जाती है। वहीं नीलम अभी तक छत पर ही थी। कुछ देर के बाद जब नीलम अपने कमरे में आती है तो देखती है कि सामने कनिष्क और गीता खड़े हैं और कनिष्क ने हाथ में एक बड़ा चाकू ले रखा है। मम्मी जी, आप यहाँ, और कनिष्क ये चाकू क्यों ले रखा है आपने? तुम्हारे लिए है चाकू। मुझे यकीन नहीं होता नीलम कि तुम एक नागिन हो। कनिष्क, ऐसा नहीं है, मैं नागिन नहीं हूँ। रोते हुए नीलम कनिष्क के पास जाने लगती है, लेकिन कनिष्क उसे गुस्से से चाकू दिखाता है। दूर रह मुझसे नागिन, वरना यहीं काट दूंगा तुझे। मम्मी, आप भी पीछे हट जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मम्मी ने मुझे सब दिखा दिया है, फोन में तुम्हारे नागिन बनने की वीडियो देख ली है मैंने। ये सब जानकर नीलम बहुत दुखी हो जाती है और अब वो समझ गई थी कि सच छिपाने से फायदा नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन मैं आप दोनों से बेहद प्यार करती हूँ। माँ जी को मैं अपनी माँ के समान मानती हूँ। चुप रह नागिन, तुझ में जहर के अलावा कुछ नहीं है।
ना प्यार ना ममता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं 1 साल से यहाँ रह रही हूँ। क्या आपने कभी मुझे कुछ गलत करते हुए देखा है? ये सब तो तुम्हारा धोखा है। अगर तुम सच्ची होती तो अपनी सारी सच्चाई मुझे पहले ही बता देती। मैं महादेव की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपको सारी सच्चाई बताई थी, लेकिन आपको उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया था। न जाने ईश्वर भी क्या चाहते थे। इस घर से चली जा, वरना मुझे पंडित को बुलवा कर तुझे यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैं पेट से हूँ, इस हालात में मैं कहाँ जाऊँगी? और इस बच्चे के बारे में तो सोचिए। न जाने किसका पाप लेकर बैठी है। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये बात सुनकर नीलम पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो और वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे सच्चे मन से प्यार किया है और ये बच्चा भी आप ही का है। इतना प्यार करती है तो भगवान की खातिर हमें छोड़कर चली जाए यहाँ से। कनिष्क और गीता नीलम को बहुत जलील करते हैं और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मुझे यहाँ रहने दीजिए। हरगिज नहीं, तू तो अपने बच्चे को भी डस लेगी नागिन। नहीं नहीं माँ जी, आप भी एक माँ हैं। भला कोई माँ अपने बच्चों को नुकसान कैसे पहुँचा सकती है? जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊंगी। नहीं, तू अभी चली जा यहाँ से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी वजह से आपको कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो निकल जा इस घर से। कनिष्क की इस धमकी से नीलम डर जाती है और आखिर घर से जाने पर मजबूर हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कभी मत आना, हम तुझसे कभी नहीं मिलना चाहते। मैंने तो एक इंसान से प्यार किया था। ईश्वर करे आपको मेरी याद कभी ना आए। नीलम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और आखिर वो आधी रात में दर दर की ठोकरें खाते हुए वहाँ से चली आती है। मैं इस इलाके में नहीं रह सकती, अब मुझे कहीं और जाना होगा। काफी दूर तक चलते चलते वो बहुत थक जाती है और महादेव के एक मंदिर में जाकर रुक जाती है। हे महादेव, ये सब क्या हो गया? मेरा सुखी संसार एक पल में टूट गया। अब मैं क्या करूं? नीलम शिवलिंग से लिपटकर रो रही थी और रोते रोते उसकी वहीं आंख लग जाती है। सुबह 4 बजे उस मंदिर का पुजारी आकर उसे उठाता है। वहीं नीलम के पास 2 सांप भी बैठे थे। बेटी उठो। पुजारी जी क्षमा करना, पता नहीं कैसे आंख लग गई। यहाँ क्या कर रही हो? और ये सांप भी तुम्हारे साथ आए हैं? पुजारी जी, मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला था, इसीलिए मैं यहीं आ गई। और आपको इन सांपों से डर नहीं लग रहा? नहीं, ये तो महादेव के भक्त हैं बेटी। मुझे लगता है दुनिया ने तुम्हें बहुत ठोकरें मारी हैं। हाँ पुजारी जी, इसीलिए बस महादेव की शरण में आ गई। और तुम तो पेट से हो बेटी, इस हाल में घर से क्यों चली आई? मेरे अस्तित्व की सच्चाई ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया पुजारी जी। बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं पुजारी जी, अभी आप मेरी सच्चाई नहीं जानते। अगर जान गए होते तो आप भी मुझे यहाँ से बाहर कर देते। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, ऐसी कौन सी सच्चाई है? पुजारी जी, मैं एक नागिन हूँ और इसी वजह से मेरी सास और पति मुझसे दूर हो गए। बेटा, मुझे ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं हो रही। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में बहुत से नाग नागिन इंसान रूप में बसते हैं। तो क्या आपको मुझसे कोई खौफ नहीं है पुजारी जी? नहीं बेटा, कई बार नाग नागिन से भी ज्यादा जहरीले कुछ इंसान होते हैं। अब तुम मेरे घर चलो, ऐसी हालत में तुम यहाँ नहीं रह सकती। नीलम रोते हुए उस पुजारी के पैरों में पड़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम मेरी बेटी के समान हो बच्ची। जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, बस तब तक मैं आपके घर में रहूंगी। फिर मैं अपना कोई और ठिकाना देख लूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अभी तो चलो। वो पुजारी नीलम को अपने घर ले जाता है और उसकी अपनी बेटी की तरह खूब देखभाल करता है। कुछ ही महीनों के बाद नीलम के एक बेटी पैदा होती है और अगले ही दिन नीलम की हालत बहुत खराब हो जाती है। कितनी प्यारी गुड़िया है नीलम, ये तेरी बेटी फिर से खुशियाँ ले आएगी तेरी जिंदगी में। हाँ पंडित जी, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब एहसास हो रहा है। कैसा एहसास बेटा? ऐसा लग रहा है कि मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऐसे मत बोल बेटा। तभी पुजारी के घर में 2 सांप आ जाते हैं और नीलम के पास आकर बैठ जाते हैं। देखा पुजारी जी, ये सांप हमेशा से मेरे साथ रहते हैं, लेकिन आज ये दोनों मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं, इसीलिए मेरे पास आ गए हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा बेटा, तू क्या कह रही है? ये सांप आज रो रहे हैं, ये समझ गए हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में। ये क्या कह रही है बेटा? अगर तुझे कुछ हो गया तो इस बच्ची को कौन संभालेगा? इसे तो माँ की जरूरत है। नीलम हाथ जोड़ते हुए कहती है, पुजारी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को खूब अच्छी शिक्षा देना। मैं इसे आपके हवाले करके जा रही हूँ।
बेटी तुझे कुछ नहीं होगा। मृत्यु के बाद भी आपसे बात करने आती रहूंगी। और बोलते ही बोलते नीलम वहीं अपने प्राण त्याग देती है। बेटी के जन्म के बाद ही नीलम की मौत हो जाती है और अब उस बेटी को पुजारी ही पालता है और उस पुजारी ने बेटी का नाम आरती रखा था। वहीं नीलम के जाने के बाद से कनिष्क पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और पैसों की तंगी के कारण वो छोटे घर में। बेटा क्या बात है, आजकल तू बहुत दुखी रहता है। मम्मी जब से नीलम गई है मेरी जिंदगी तो मानो खत्म हो रही है। ना तो मेरा घर में मन लगता है और ना ही मेरा काम अच्छा चल रहा है। लेकिन बेटा वो एक नागिन थी, तू कैसे रहता उसके साथ। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती थी। मम्मी ये तू क्या कह रहा बेटा, कहीं कल को उसकी वजह से तुझे कोई नुकसान हो जाता तो क्या करता तू। मम्मी नुकसान तो हो ही रहा है। देखो उसके जाने के बाद बिजनेस में भी घाटा लग रहा है और मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। ऐसा मत बोल बेटा, तू कहे तो तेरे लिए कोई और रिश्ता देख लेती हूँ। हरगिज नहीं मम्मी, अब तो नीलम के बच्चा भी हो गया होगा। न जाने मेरी बेटी हुई है या बेटा। बेटा तुझे ऐसे दुख में देखकर मैं भी कहाँ चैन से रह पाऊंगी। मम्मी मैं नीलम के बिना नहीं रह सकता, मुझे उसे ढूंढना ही होगा वरना। लेकिन कहाँ ढूंढेगा उसे तू, उसे गए इतने महीने हो गए हैं। मुझे नहीं पता कहाँ ढूंढना, कहीं तो होगी वो इस दुनिया में। कनिष्क भी दर दर की ठोकरें खाता हुआ हर जगह नीलम की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगता। नीलम के जाने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। वहीं पुजारी नीलम की बेटी आरती की बहुत अच्छी परवरिश कर रहा था। वहीं नीलम की आत्मा भी पुजारी से बात करती थी। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी, यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। आखिर कनिष्क की जिंदगी उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, क्या होगा नीलम के बिना कनिष्क का, देखिए नागिन के अगले एपिसोड। 20 साल बाद सुबह 4 बजे पुजारी उठकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, आज सोमवार है, आज हमारे बात करने का दिन है, कहाँ हो बेटी। तभी पेड़ के आगे नीलम की आत्मा प्रकट हो जाती है। प्रणाम पुजारी जी, यही हूँ मैं। नीलम हर सोमवार को तुम मुझसे बात करने आती हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी आरती से भी बात करनी चाहिए। ये कभी संभव नहीं हो सकता, मैं इसके अलावा किसी और दिन और वक्त पर नहीं आ सकती। अगर मैंने कभी ऐसा किया तो मैं दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगी। वैसे बेटा तुम इस दुनिया से जाकर भी हमेशा उसके साथ हो, चिंता मत करो, वो खुश है। पंडित जी, सिर्फ आपकी वजह से मेरी बेटी आज इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है। आप ना होते तो वो लावारिस हो जाती। नहीं नहीं बेटा, ईश्वर किसी न किसी को तो भेज ही देते हैं। हाँ पुजारी जी। तभी पुजारी के घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वहाँ से आरती बाहर आती है। लेकिन आरती अपनी माँ नीलम की आत्मा को नहीं देख सकती थी। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, मैं तो पेड़ को धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये हमें छाया देता है, फल देता है। अच्छा, मैंने आपको कई बार इस पेड़ के सामने बातें करते हुए देखा है। हाँ बेटा, पेड़ हमारे मित्र होते हैं। वहीं नीलम मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, लेकिन कितना अच्छा होता अगर मैं इससे बात कर पाती। क्या हुआ बाबा, क्या सोचने लग गए। कुछ नहीं बेटा, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गईं? बस मेरी नींद खुल गई। आज आपके साथ मंदिर खोलने मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ चलो बेटा। हर सोमवार को नीलम की आत्मा पुजारी से बात करने आती थी और अपनी बेटी का हालचाल जानती थी। कुछ देर में आरती और पुजारी मंदिर पहुंच जाते हैं और आरती जैसे दरवाजा खोलती है, सामने शिवलिंग पर 2 सांप बैठे थे। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं, लगता है रात भर यहीं सोए हैं। बाबा देखो, यहाँ 2 सांप बैठे हैं। ओहो, ये फिर से आ गए। बेटा डर मत, तू साइड हो जा, ये अपने आप चले जाएंगे। लेकिन बाबा मुझे तो सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा, डर तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन दूर रहे थोड़ा। कुछ नहीं होता बाबा। आरती उन सांपों के पास जाकर उन्हें अपने हाथ में उठा लेती है। ये देखकर पुजारी हैरान रह जाता है। ये क्या कर रही है बेटा, तुमने सांपों को क्यों उठा लिया। देखो ना बाबा, ये तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। छोड़ दे, जाने दे, कहीं डस ना ले तुझे। बाबा अंदर से मुझे ऐसा एहसास होता है कि ये मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तभी आरती उन सांपों को हाथ में उठाकर बाहर छोड़ आती है। आखिर क्या कारण था कि आरती को सांपों से जरा भी डर नहीं लगता था और वो उन्हें हाथों में भी उठा लेती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। आरती रसोई में काम करने लग जाती है।
बाबा, मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और फिर मैं कॉलेज जाऊंगी। आप टाइम से खा लेना। ठीक है बेटा, कितना काम करती है, थोड़ा बहुत मुझे भी करने दिया कर। क्यों बाबा, जब मैं हूँ तो आप क्यों कुछ करेंगे? आप बस आराम कीजिए और अपनी भक्ति कीजिए। अरे बेटा, बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहे तो अच्छा ही है। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो करूँगा ही। तो क्या हुआ, शादी हो जाएगी तो मैं आपको साथ ही ले जाऊंगी ससुराल में। ऐसे थोड़े ना होता है बेटा। सब होता है। अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो मैं यहाँ आ जाऊंगी रोज आपका काम करने। बड़ी जिद्दी है। हाँ हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं कॉलेज चलती हूँ। आरती कॉलेज पहुँच जाती है और वहाँ अपनी दोस्त सिया से मिलती है। आज तो बड़ी लेट आई हो। हाँ यार, बस लेट हो गई थी। अनमोल कब से तेरा इंतजार कर रहा है, नाराज है तुझसे? अरे अरे, तो मैं झट से मना लूंगी। आरती जल्दी से क्लासरूम में जाती है और वहाँ अनमोल नाराज होकर बैठा था। सॉरी अनमोल। फोन देखा है अपना? 10 बार कॉल की है। ओ नो, मेरा फोन तो साइलेंट था, पता ही नहीं चला। सॉरी। हाँ, मेरे फोन का तुम क्यों ध्यान रखोगे? इतना जरूरी थोड़ी ना हूँ मैं। ऐसा क्यों कहते हो, तुम तो बहुत जरूरी हो। फिर इतनी लेट क्यों आई हो? ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अरे घर से ही तो आ रही हूँ, फिक्र वाली क्या बात है? तुम भी ना। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कॉल नहीं उठाती तो मुझे चिंता होती रहती है। हाँ हाँ पता है। वैसे तुम आज कॉलेज में क्यों नहीं आए? तुमसे मिलने आया हूँ, और क्या। ओह अच्छा, तो आज ऑफिस नहीं संभालना क्या? नहीं, आज पापा बैठे हैं ऑफिस में। तुम्हारा सही है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अच्छा, मैं बिगड़ा हुआ हूँ? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। तुम तो बहुत समझदार हो, तभी तो इतना काम संभाल रखा है तुमने। हाँ, मैंने सब संभाल रखा है और अब तुम्हें भी संभालना है आगे सब। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, जब हमारी शादी हो जाएगी तो घर कौन संभालेगा? तुम ही ना। ये बात सुनकर आरती शर्मा जाती है। बस इसी बात में तुमसे बात करने आया हूँ। अब बहुत टाइम हो गया है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, मम्मी पापा से मिलवाना है। लेकिन अनमोल, मैं ऐसे कैसे घर जा सकती हूँ? अभी तो बाबा को भी कुछ पता नहीं है तुम्हारे बारे में। तो चलो हम तुम्हारे घर चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, पागल हो गया? बाबा इतने एडवांस नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा की तरह। मम्मी पापा तो 1 मिनट में मान जाएंगे। एक तो तुम हो इतनी सुंदर, ऊपर से समझदार भी हो, और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले मैं बाबा से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी। ओके, तुम जल्दी से बात करके बताना, अब मैं चलता हूँ। उसी शाम आरती घर जाकर अपने बाबा से अनमोल के बारे में बात करती है। बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी में खुशियाँ रहनी चाहिए। तेरी माँ की भी यही इच्छा थी। और मेरे पापा की? बाबा, आप मुझे कभी उनके बारे में क्यों नहीं बताते? बेटा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। तुझे तो तेरी माँ ने मेरे हाथों में सौंपा था। तो सही मायने में तो आप ही मेरे पापा जैसे हुए ना। मैं तो बस तुझे पालने वाला एक आम इंसान हूँ। तेरी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना है मुझे। खुशी खुशी तेरी शादी हो जाए, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। तो बाबा, अगर आपको पसंद आएगा तो ही मैं अनमोल के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी, वरना नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुझे 3-4 दिनों तक पुजारी अनमोल और उसके घर वालों के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है और सोमवार के दिन वो फिर से सुबह 4 बजे नीलम की आत्मा से बात करता है। नीलम बेटा, आरती एक लड़के से प्यार करती है, अनमोल नाम है उसका। उसने सब बता दिया है मुझे। अच्छा, तो आपने उससे क्या कहा? बेटा, अब मैंने अनमोल के बारे में सब पता कर लिया है। वो लड़का बहुत ही अच्छा है और परिवार भी अच्छा है उसका। आरती सिर्फ मेरे जवाब का इंतजार कर रही है। आरती को आपने 20 सालों तक पालकर बड़ा किया है। मुझसे भी ज्यादा उसका भला आप चाहते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन बेटा, वो तुम्हारी बेटी है। तुमसे पूछे बिना मैं कैसे कोई जवाब दे दूं? पुजारी जी, मैं तो दुनिया के लिए खत्म हो चुकी हूँ। अब आप ही हैं जो हैं, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पुजारी नीलम से सारी बात कर लेता है और आरती के उठने के बाद उसे अनमोल के लिए हाँ कह देता है। बेटा, मैंने अनमोल के बारे में सब पता किया है। मुझे वो लड़का पसंद है। थैंक यू बाबा, मैं जल्दी अनमोल को आपसे मिलवाऊंगी और उसके मम्मी पापा से भी। ठीक है बेटा, जो भी करो सोच समझ कर करना। उसी दोपहर आरती अनमोल से मिलकर सारी बात करती है और अनमोल बहुत खुश हो जाता है। वाह, तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया। अब जल्दी से मेरे घर चलो, मम्मी पापा से मिलवाना है तुम्हें। हाँ हाँ चलो, और उसके बाद मैं भी तुम्हें बाबा से मिलवाऊंगी। हाँ, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा तुम्हारे बाबा से मिलेंगे। और उसके बाद
हमारी शादी। दोनों बहुत खुश थे और अनमोल आरती को अपने घर ले जाता है। आरती जैसी दरवाजे से अंदर जाने लगती है, अचानक उसकी टक्कर एक ड्राइवर से हो जाती है और ड्राइवर का चश्मा नीचे गिर जाता है। ओह माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा। वो ड्राइवर जैसे अपना चश्मा लगाकर आरती की तरफ देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कनिष्क ही था। नीलम? आरती की शक्ल नीलम की तरह थी और कनिष्क ने उसे पहचान लिया था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कनिष्क लगातार आरती को देख रहा था और हैरान हो रहा था। बेटा कौन है ये लड़की? अंकल ये आरती है, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। कौन है ये अनमोल? आरती हमारे ड्राइवर कनिष्क अंकल हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। चलो आरती, अंदर मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। अनमोल आरती को लेकर घर में चला आता है। वही कनिष्क के सामने सालों पहले का सारा नजारा घूमने लगा था। आरती की शक्ल तो नीलम जैसी है, इसका मतलब ये मेरी बेटी है। मैंने नीलम के साथ कितना गलत किया था। बीती बातों को तो याद करके कनिष्क रोने लग जाता है। आरती मुझे नीलम तक भी ले जाएगी। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बेटी से मेरा मिलना हो गया। वहीं घर में अनमोल के मम्मी पापा रघु और रोमा उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए बेटा? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। आओ बेटी, बड़े दिन लगा दिए हमसे मिलने में। नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, वो बस। बेटी हम जानते हैं तुमने वक्त क्यों लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जी आंटी जी। चारों काफी देर तक बैठकर हंसी खुशी कई बातें करते हैं और अनमोल के मम्मी पापा को आरती बहुत पसंद आती है। भाई अनमोल कुछ भी कहे, है तो लाखों में एक ही आरती है ना मम्मी, कहा था ना मैंने। आखिर पसंद किसकी है? हाँ बेटा, हमें तो कोई एतराज नहीं है, बस अब जल्दी से शादी करने का प्लान बना लो। हाँ पापा, एक बार आरती के बाबा से भी मिलना हो जाए सबका, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ हाँ जरूर, तुम कहो तो हम उनसे मिलने चले जाएंगे। जी अंकल जी जरूर, मैं आज ही बाबा से इस बारे में बात कर लूंगी। ठीक है बेटी, और अब मुझे आंटी नहीं मम्मी जी कह सकती हो। ठीक है। हाँ, और मुझे पापा जी। अब तुम दोनों की शादी तो होने ही वाली है। बिल्कुल मम्मी पापा, बस आरती मेरी जिंदगी में आ जाएगी, फिर कोई कमी ना रहेगी। सब बहुत खुश थे। कुछ देर बाद आरती अनमोल को घर जाने के लिए कहती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अनमोल, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? अब तो पूरा हक बनता है मेरा, अब तो मम्मी पापा भी राजी हैं। अच्छा चलो फिर। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। तभी आरती देखती है कि वो ड्राइवर अभी तक उसे घूर रहा था। क्या हुआ आरती, क्या देख रही हो? कुछ नहीं अनमोल, वो ड्राइवर अंकल थोड़े अजीब से है ना? नहीं तो क्यों, ये तो बहुत अच्छे हैं, काफी ईमानदार हैं। अच्छा, मुझे तो थोड़ा अजीब सा व्यवहार लगा इनका। अरे अभी तुम इनसे नई नई मिली हो ना, इसीलिए लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कनिष्क लगातार आरती को घूर रहा था, पर आरती समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अनमोल बेटा, मैं कहीं छोड़ दूं तुम लोगों को? नहीं नहीं अंकल जी, बस मैं आरती को इसके घर ही छोड़ने जा रहा था। कहो तो मैं छोड़ देता हूँ आरती को। नहीं अंकल जी, मुझे अनमोल ही छोड़ देगा। अनमोल आरती को कार में उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कनिष्क भी एक ऑटो में उनके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर में आरती का घर आ जाता है। अनमोल, मैं बाबा से बात करके तुम्हें बताऊंगी, फिर वो तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेंगे। ठीक है, और अब इस बार ज्यादा लेट मत करना। हाँ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अनमोल वहाँ से निकल जाता है और आरती घर में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि कनिष्क दूर खड़ा उसे घूर रहा है। आरती हैरान हो जाती है। वहीं अंदर पुजारी रामायण पढ़ रहा था। हे भगवान, ये ड्राइवर यहाँ तक कैसे आ गया? आखिर ये चाहता क्या है? क्या हुआ बेटा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं बाबा, बस 2 मिनट में आ रही। आरती उस ड्राइवर कनिष्क के पास जाने लगती है और कनिष्क हड़बड़ा जाता है और वहाँ से चला जाता है। रुको अंकल, रुक जाओ। लेकिन कनिष्क नहीं रुकता और एकदम से वहाँ से भाग जाता है। 2 दिन बाद आरती अकेले ही अनमोल के घर पर जाती है और सबसे पहले गेट पर कनिष्क से मिलती है। वो कनिष्क से नाराज थी। कनिष्क अंकल, आप उस दिन मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, मैं तो वहाँ से निकल रहा था बस। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अनमोल से अभी सारी बात कहती हूँ, देखना वो आपको नौकरी से निकाल देंगे। कनिष्क घबरा जाता है और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगता है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मेरे पेट पर लात मत मार, मैं बहुत गरीब हूँ। तो सच सच बताओ, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो बस तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार देखता रहता हूँ।
ये बात सुनकर आरती थोड़ा शांत हो जाती है और कनिष्क पर शक करना छोड़ देती है। ओह सॉरी अंकल जी, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसी गलत शक किया आप पर। कोई बात नहीं बेटा। आरती घर के अंदर चली जाती है और सबसे मिलती है। अंदर सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में कनिष्क भी अंदर आता है। साहब, किसी काम से बाजार जाकर आना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चला जाऊं? हाँ कनिष्क जाओ, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, 2-3 घंटे तक आ जाना। ठीक है साहब, धन्यवाद। कनिष्क वहाँ से चला जाता है। पापा जी, ये कनिष्क अंकल आपके यहाँ कब से नौकरी कर रहे हैं? बेटा ये तो 18 साल से हमारा ड्राइवर है। ओह अच्छा, फिर तो बहुत वक्त हो गया है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा इंसान है ये, बहुत ईमानदार भी है, लेकिन हर वक्त दुखी रहता है। लेकिन क्यों मम्मी जी? पता नहीं क्या कारण है, पर इसकी पत्नी इसके साथ नहीं है, न जाने कहाँ है, और कुछ टाइम पहले इसकी माँ की भी मौत हो गई थी। ओह अच्छा। वो सब बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके घर में 2 सांप आ जाते हैं और आरती के बिल्कुल पास आकर फन फैलाकर बैठ जाते हैं। सांपों को देखकर सब घबराकर अपनी जगह से उठ जाते हैं। आह सांप! आरती बेटा हटो वहाँ से। हे भगवान, ये सांप कहाँ से आ गए? सब लोग कमरे में चले जाओ, मैं किसी को बुलाता हूँ हेल्प के लिए। बेटा चलो जल्दी यहाँ से। सांप तो कभी भी नहीं आए हमारे घर में, आज कैसे आ गए? अरे आप सब इतना डर क्यों रहे हैं? सांप ही तो है, ये ऐसे किसी को कुछ नहीं कहते, डरो मत। आरती की ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और डर के मारे एक तरफ खड़े रहते हैं, लेकिन आरती सांपों के पास खड़ी रहती है। आरती ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी से इधर आओ। अरे कुछ नहीं होता अनमोल, मैंने तो बहुत से सांपों को अपने हाथों में उठाया है। बेटा सांप है ये, जहर है इनमें, भूल तो नहीं रही कहीं तुम? हाँ बेटा, ये डस लेंगे तुम्हें। कुछ नहीं होगा, ये देखिए। तभी आरती उन सांपों को अपने हाथ में उठा लेती है। उन तीनों की आंखें फट जाती है। देखा, कुछ नहीं कह रहे, बल्कि ये तो हमसे डर रहे हैं। आरती ये क्या कर रही हो? बेटा छोड़ो उनको। आरती को ऐसा करते देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी आरती उन दोनों सांपों को बाहर छोड़कर वापस आ जाती है। बेटा तुम्हें सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? नहीं, जब मैं सुबह मंदिर खोलने जाती हूँ तो वहाँ पर भी कई बार भोलेनाथ पर सांप बैठे होते हैं। मैं इनको बचपन से देख रही हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। वाह बेटा, बड़ी ही बहादुर हो तुम तो, हमारे तो पसीने ही छूट गए थे। हाँ आरती, सच में। चलो अनमोल, बहुत देर हो गई है, मुझे अब मेरे घर छोड़ दो। ठीक है, वो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या तुमने अपने बाबा से बात की या नहीं? नहीं की, वो कल बाबा किसी काम से बाहर चले गए थे, आज कर लूंगी। ओफो, तुम हमेशा देरी करती रहती हो, पता नहीं शादी में भी कितनी देर करोगी। ये तो नखरे होते हैं लड़कियों के, नखरों वाली वाइफ मिली है तुम्हें अनमोल। हाँ मम्मी, आप ही समझाओ ना इसको। नहीं नहीं, इतने नखरे तो लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। इसके बाद अनमोल आरती को घर छोड़ देता है और आरती जैसी घर आती है वो देखती है कि उसके घर पर कनिष्क बैठा था। अंकल आप यहाँ? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। आरती बेटा, ये कौन है? अभी 2 मिनट पहले ही ये घर आए हैं और मैंने इन्हें अंदर बिठा लिया। लेकिन बाबा, आपने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? ये 2-3 दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने तुझे बताया था ना। झूठ मत बोलिए, अगर ऐसा कुछ ना होता तो आप मेरे घर क्यों आते? अब जाइए यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। हमें कुछ नहीं सुनना, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, बस ये बताइए पुजारी जी, नीलम कहाँ है? ये बात सुनकर पुजारी हैरान रह जाता है। तुम कौन हो और नीलम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? पुजारी जी, आरती की माँ नीलम ही है ना? आपको मेरी माँ से क्या मतलब? वो तो इस दुनिया में भी नहीं रही हैं। ये बात सुनकर कनिष्क को एक झटका लगता है और वो रोते हुए नीचे बैठ जाता है। बेटा, क्या तुम वही हो जिसने नीलम को छोड़ दिया था? हाँ पुजारी जी, मैं वही अभागा हूँ जिसने देवी जैसी नीलम को छोड़ दिया था। मैं उसका पति हूँ। ये बात सुनकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम मेरी बेटी हो, तुम हूबहू नीलम जैसी हो। तो आप ही है वो इंसान जिसने मेरी माँ को छोड़ दिया था, है ना? पर क्यों? क्या गलती थी उनकी? बेटा हालात ही ऐसे बन गए थे,
लेकिन उसके बाद मैं दर दर की ठोकरें खाते हुए उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कभी नहीं मिली। कैसे मिलती वो? उस बेचारी की हालत बहुत खराब थी और मैं उसे देखभाल के लिए यहाँ ले आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन उसकी सजा मैं पिछले 20 सालों से भुगत रहा हूँ। हरगिज नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप ही की वजह से मैंने मेरी माँ को खोया। मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। बेटा, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं ही गलत था जो मैं समझ ना सका। अगर वो इतनी अच्छी थी तो क्यों छोड़ा आपने उन्हें? बोलिए। तभी कनिष्क और पुजारी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और पुजारी कनिष्क को चुप रहने का इशारा करता है। आरती बेटा, वो सब बीती बातें हैं, अभी उनको छोड़। ये तेरे पिताजी हैं। नहीं बाबा, मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया और पाल पोस कर बड़ा आपने किया, पढ़ाया लिखाया आपने, तो ये मेरे पिताजी कैसे हुए बताइए? नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूँ मैंने तेरा पालन पोषण नहीं किया, लेकिन हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। ये हमारा खून का रिश्ता है बेटा। मैं नहीं मानती इन रिश्तों को, जो साथ छोड़ दे। आरती बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते बच्चे, माफ कर दे इनको। देख कितने दुखी लग रहे हैं। इनके दुख का कारण ये खुद हैं। इन्होंने मेरी देवी जैसी माँ को धक्के दिए और फिर ये खुद धक्के खाने लग गए। हाँ बेटा, ये बात सच है, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। आप बस मुझे कारण बता दीजिए कि मेरी माँ ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो आपने उन्हें छोड़ दिया था। बेटा, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब अपनी पत्नी का साथ छोड़ दो? बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे अब एक बाप होने का हक दे दे बस। नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। आपकी वजह से मुझे माँ का सुख नहीं मिल सका, तो मैं कैसे माफ कर दूं? जा रही हूँ मैं। लेकिन बेटा, कहाँ जा रही है? जब तक ये इस घर में है मैं वापस नहीं आऊंगी। इनके जाने के बाद ही आऊंगी। ये बात बोलकर आरती गुस्से में घर से चली जाती है। बेटा, मैं जानता हूँ तुमने नीलम को क्यों छोड़ा था, पर बाबा, आपको ये सब कैसे पता लगा? बेटा, जब नीलम को मैं यहाँ लेकर आया था तो उसने पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। पुजारी जी, जब मुझे पता लगा कि वो नागिन है तो हम बहुत डर गए थे, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो कितनी अच्छी है। आरती के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही उसकी मौत हो गई थी। वो बहुत दुखी रहती थी बेटा तुम्हारे बिना। लेकिन बेटा, आरती को ये सच्चाई का नहीं पता है कि उसकी माँ एक नागिन थी, और मैं चाहता हूँ उसे कभी ये बात ना पता लगे। ठीक है पुजारी जी, कभी नहीं पता लगेगी, लेकिन हो सके तो आप उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं कनिष्क वहाँ से चला जाता है और कुछ देर में आरती भी वापस आ जाती है। बेटा, माफ कर दे अपने पिताजी को। बाबा प्लीज, बार बार मत कहिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सोमवार के दिन सुबह 4 बजे पंडित नीलम की आत्मा से बात करता है। नीलम बेटा, कनिष्क आया था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ये बात सुनकर नीलम हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। हाँ बेटा, सच में। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए? बस कहीं से उसे पता लग गया था, क्योंकि आरती की शक्ल तुमसे मिलती है, और जिस लड़के से आरती की शादी होने वाली है, कनिष्क उसके घर में ड्राइवर है। क्या? वो ड्राइवर कब बन गए? वो तो इतने रईस थे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने तुम्हें बहुत ढूंढा था। उसे बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन तुम नहीं मिली। हे भगवान, ये कैसे किस्मत के लेख हैं। बस बेटा, किस्मत के आगे किसका जोर है, लेकिन अब वो आरती के साथ बाप की तरह रहना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों बाप बेटी एक साथ रह ले, मेरी आत्मा भी चैन से रहेगी। लेकिन बेटा, आरती बहुत नाराज है कनिष्क से, और वो उसे नहीं अपनाना चाहती थी। तो पुजारी जी, आप समझाइए ना आरती को। आरती जानना चाहती थी कि कनिष्क ने तुम्हें क्यों छोड़ा था, लेकिन कनिष्क कोई कारण नहीं दे सका। नहीं नहीं, आरती को ये सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए, कभी नहीं। बस इसी वजह से कनिष्क भी आरती को कुछ ना कह सका। अब भगवान जाने क्या होगा। कोई बात नहीं पुजारी जी, फिर भी आप कोशिश कीजिए आरती को समझाने की। ठीक है बेटी, समझा दूंगा। अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय हो गया है। नीलम की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। 2 दिन बाद आरती का जन्मदिन था
और उसके जन्मदिन के दिन अनमोल और उसके मम्मी पापा आरती के घर आए थे। आइए आइए, आप सबका घर में स्वागत है। हाँ बाबा, आज आरती का जन्मदिन भी है, तो सोचा मम्मी पापा को आपसे मिलवा दूं और आरती के रिश्ते की बात भी कर लूं। हाँ पुजारी जी, तो आपको अनमोल और हमारा परिवार कैसा लगा? बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, बस आरती की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये तो बहुत अच्छी बात कही है। तो आरती सबके लिए चाय और समोसा ले आती है और सब आपस में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तभी अनमोल बाहर जाता है और कार में से केक ले आता है। उस वक्त कनिष्क भी कार में ही बैठा था। कनिष्क अंकल, अंदर चलिए, आरती का बर्थडे मना रहे हैं। अच्छा, आ रहा हूँ। सब मिलकर आरती का बर्थडे मनाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा मेरा बर्थडे। अरे, अभी गिफ्ट तो बाकी है तुम्हारा। हाँ तो दो ना गिफ्ट। क्या लाए हो मेरे लिए? तभी अनमोल एक छोटी सी डिब्बी निकालता है। उसमें एक अंगूठी थी। ये अंगूठी लाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह बेटा, आज तो सोने पर सुहागा। बर्थडे भी है और यहाँ रिश्ता भी पक्का हो जाएगा इस अंगूठी से। देखो तो, हमारा बेटा आजकल हमें कुछ बताता ही नहीं है, अभी से बहू का हो गया है। ऐसी बात नहीं है पापा। चलो अच्छा है, आज आरती 21 साल की हो गई है। अब तो शादी के लिए उम्र भी सही है। हाँ बेटा, बस कुछ वक्त में दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है। अनमोल आरती को अंगूठी पहना देता है। तभी कनिष्क आरती के पास आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। थैंक्स। सबके जाने के बाद आरती वो गिफ्ट खोलती है तो देखती है कि उसमें कनिष्क और नीलम की शादी की फोटो थी और वो बहुत खुश हो जाती है। ये तो मम्मी पापा की शादी की फोटो है। सच में मेरी शक्ल तो बिल्कुल मम्मी की तरह है। खैर, आरती अपने पापा के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अचानक रात के 12 बजे आरती जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी पुजारी भागते हुए आरती के पास आता है और आरती को देखकर वो बहुत डर जाता है। आखिर आरती को क्या हुआ था और पुजारी इतना घबरा क्यों गया था? हे भगवान, आरती बेटा, ये क्या हो रहा है? बाबा, ये मुझे क्या हो रहा है? देखो ना मेरा शरीर। असल में आरती का शरीर नागिन जैसा हो रहा था और वो बहुत घबरा गई थी और चिल्ला रही थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महादेव, रक्षा कीजिए। बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखते ही देखते आरती एक नागिन बन जाती है और पुजारी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। भोलेनाथ, आरती के साथ भी वही हुआ जो इसकी माँ के साथ हुआ था। ये कैसी माया है, अब मैं क्या करूँ? पुजारी वहीं बैठकर आरती के इंसान बनने का इंतजार करता रहता है और कुछ ही देर में आरती फिर से इंसान बन जाती है। बेटा, तू ठीक तो है? बाबा, ये सब क्या है? दूर रहिए आप। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तेरे साथ भी ऐसा होगा। मैं कुछ समझे नहीं बाबा। असल में बेटा, तेरी माँ भी एक नागिन थी, इसी कारण तेरे साथ ये हो रहा है। आरती ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो एक इंसान ही पैदा हुई थी ना। हाँ बेटी, लेकिन तेरी माँ एक नागिन थी, इसी वजह से तेरे पिताजी ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। लेकिन ये बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई बाबा? मुझे नहीं पता था बेटा कि तुझ में भी ये गुण आ जाएगा, और तेरी माँ ने मुझे ये सच बताने से सख्त मना किया था। अपनी सच्चाई जानकर आरती की तो मानो दुनिया ही बदल गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। बाबा, मुझसे दूर हो जाओ, कहीं मैं आपको ही ना डस लूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बाबा, आप जाओ यहाँ से प्लीज। आरती रोते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और पुजारी दरवाजा खटखटाता रहता है, पर आरती दरवाजा नहीं खोलती। बेटा, दरवाजा खोल, ऐसा नहीं करते। तेरी माँ बहुत अच्छी थी और तू भी बिल्कुल उसी की तरह है। नहीं बाबा, मैं एक नागिन हूँ, मुझ में सिर्फ जहर है। ऐसा नहीं है बेटा। जैसे मेरे पापा ने माँ को छोड़ दिया था, वैसे मुझे भी अनमोल छोड़ देगा, इसीलिए मैं उससे रिश्ता अभी से तोड़ देती हूँ। बेटा, ऐसी बात मत कर,
हम अनमोल से बात करेंगे, वो समझ जाएगा। जाइए बाबा, मुझे कोई बात नहीं करनी। आरती एक कोने में बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। गुस्से में आरती अपना फोन भी तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो अनमोल, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। खैर, अगली सुबह अनमोल जब आरती को फोन करता है तो उसका फोन बंद आ रहा था। दिन भर अनमोल उसके फोन का इंतजार करता है, लेकिन आरती एक कोने में बैठी हुई थी और रो रही थी। बेटा, अब तो दरवाजा खोल दे मेरी बच्ची। नहीं बाबा, मैं इंसानों से दूर ही रहूं तो अच्छा है। बेटा, ऐसा नहीं होता। तू हर वक्त नागिन नहीं बनेगी। एक वक्त होगा जब तू नागिन का रूप धारण करेगी। चाहे जो हो बाबा, मैं हूं तो खतरनाक ना। काश मैं पैदा ही ना होती, या माँ के साथ मैं भी मर जाती। ऐसे मत बोल बेटा, तुझे मेरी कसम है, खोल दे दरवाजा। तभी पुजारी भी रोते हुए उससे विनती करने लगता है और आरती दरवाजा खोल देती है। बाबा, ये क्या हो गया? रो मत बेटी, महादेव पर भरोसा रख। पुजारी आरती को गले से लगा लेता है और उसे चुप करवा देता है। ऐसा नहीं करते बेटा, इतनी दुखी मत हो। तुझे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी अनमोल उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। आरती, तुम अंदर हो क्या? बाबा, अनमोल आया है, उसे कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ, प्लीज। पुजारी गेट खोलता है, सामने अनमोल था। अनमोल बेटा, तुम इस वक्त? बाबा, आरती कहाँ है? सुबह से उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे लगा शायद वो कॉलेज जाएगी या मुझसे मिलने आएगी, पर वो आई ही नहीं। बेटा, वो आरती तो अभी नहीं है घर पर। नहीं है मतलब? कहाँ गई है वो? बेटा, आरती की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आ नहीं पाई। तो ऐसे कहिए ना कि वो बीमार है, मुझे उससे बात करनी है। अभी वो सो रही है बेटा, तुम बाद में बात कर लेना। अच्छा ठीक है बाबा, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तभी आरती अपने कमरे में से बाहर आती है। अरे आरती, तुम कैसी हो? अनमोल, चले जाओ और अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। ये बात सुनकर अनमोल एकदम से हैरान हो जाता है। आरती, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना अनमोल, और ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम मजाक कर रही हो क्या? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे मजाक। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। अनमोल, यहाँ से चले जाओ और प्लीज मेरे घर में दोबारा मत आना। लेकिन हुआ क्या है आरती? मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? बस कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए शादी भी नहीं कर सकती। बाबा, क्या बात है? बेटा, मुझे नहीं पता, ये आरती का फैसला है और मैं इसके हर फैसले में इसके साथ हूँ। आरती अनमोल से काफी गुस्से से बात करती है और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। रोज रात को 12 बजे आरती नागिन बनती थी और बस एक कमरे में दुखी होकर पड़ी रहती थी। 4 दिन बीत गए, वहीं अनमोल ने भी दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया था। बेटा, मुझे लगता है आरती किसी और से प्यार करने लगी है। नहीं मम्मी, वो ऐसी नहीं है। तो तुम ही बताओ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसने मना क्यों किया शादी से? मैं नहीं जानता पापा कि क्या कारण है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम कहते हो तो हम उससे बात कर लें? नहीं मम्मी पापा, मैं कितनी बार उसके घर गया, लेकिन हर बार मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तभी अचानक बात करते करते अनमोल को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अनमोल बेटा, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हाँ, मैं कनिष्क को बुलाती हूँ, आप इसे संभालो। रोमा भागती हुई बाहर आती है और कनिष्क को बुलाती है। कनिष्क, जल्दी आओ, अनमोल को हॉस्पिटल लेकर जाना है। कनिष्क और रघु जल्दी से अनमोल को उठाकर गाड़ी में बैठा देते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अनमोल को वीकनेस की वजह से चक्कर आए हैं। इसने खाना पीना छोड़ रखा है क्या? हाँ डॉक्टर, इसने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है। मम्मी प्लीज, अगर ऐसे खाना पीना छोड़ोगे तो चक्कर तो आएंगे ना। खैर, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। दवाई लेने के बाद वो सब वापस घर आ जाते हैं। अनमोल बेटा, क्या हुआ है? वो जो लड़की थी ना आरती, उसने छोड़ दिया है अनमोल को। उस लड़की की वजह से मेरे बेटे का ये हाल हो गया है। लेकिन क्यों मैडम? वो लड़की तो इतनी अच्छी थी और सब अच्छा चल रहा था। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हुआ। अच्छा, उनकी ये बात सुनकर कनिष्क थोड़ा परेशान हो जाता है और उसी दिन शाम को आरती के घर पहुंच जाता है। कनिष्क बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए? पुजारी जी, बात क्या है? आरती ने अनमोल से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, तुम तो सब जानते ही हो। लेकिन क्या?
और आरती है कहाँ? वो अपने कमरे में है। बस कमरे में ही उसने अपनी दुनिया समेट कर रख ली है। लेकिन हुआ क्या है पुजारी जी? पुजारी उसे आरती की सारी सच्चाई बताता है और कनिष्क ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ खड़ा रहना चाहता था। चिंता मत कीजिए आप, मैं उसे समझाता हूँ, वो जरूर समझेगी। मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात करेगी। बिल्कुल करेगी, वो मेरी बेटी है। पुजारी के कहने पर आरती कनिष्क से बात करने के लिए मान जाती है। आरती बेटा, दुनिया की सबसे अच्छी औरत तुम्हारी माँ थी और वो भी एक नागिन थी, तो तुम क्यों हार मान कर बैठी हो? मैं अगर ये सच्चाई जानती कि मैं एक नागिन हूँ तो मैं अपनी जिंदगी आज तक वैसे ना जीती जैसे जीती आई हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, तुम भी आम इंसानों की तरह जी सकती हो। नहीं जी सकती, मैं एक नागिन हूँ, इसी वजह से मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया। अब तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। बेटा, हम अनमोल से बात करेंगे, वो जरूर मान जाएगा। आप मान गए थे क्या? आप भी तो डर गए थे। आपने भी तो निकाल दिया था ना मेरी माँ को, जब आपको पता लगा वो एक नागिन है। लेकिन बेटा, उस वक्त माहौल कुछ और था। अनमोल के लिए भी वही माहौल है। वो कभी ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा कि मैं नागिन हूँ, इसीलिए मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया। और वहीं अचानक खिड़की से एक आवाज आती है। कनिष्क और आरती देखते हैं कि खिड़की पर अनमोल खड़ा था। अनमोल ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उसे पता लग गया था कि आरती एक नागिन है। अनमोल बेटा, तुम? मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है, जल्दी दरवाजा खोलो। आरती, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं अनमोल, तुम चले जाओ प्लीज। बहुत हो गया आरती, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। तभी कनिष्क घर का दरवाजा खोल देता है और अनमोल अंदर आ जाता है। ये सब क्या दकियानुसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और आरती, तुम्हें क्या हो गया है? ये दकियानुसी बात नहीं है अनमोल, ये सच है कि मैं एक नागिन हूँ। यार, ये नागिन वागिन जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, आरती सच कह रही है। वो छोड़ो, आप सबने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि कनिष्क और आरती बाप बेटी है? अनमोल, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही ये सच्चाई पता लगी है। हाँ बेटा, मुझे तो लगा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब तुम उस दिन आरती को घर लेकर आए तो मुझे सच्चाई पता लगी। पर आपको कैसे पता लगा कि आपकी बेटी है? बेटा रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी पुजारी आरती के कमरे में जाता है और कनिष्क और नीलम की शादी की तस्वीर ले आता है। ये देखो अनमोल बेटा, ये तस्वीर कनिष्क ने आरती को जन्मदिन पर उपहार में दी थी। आरती की शक्ल बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, इसीलिए मैंने इसे पहचान लिया था। अनमोल वो तस्वीर देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि आरती और नीलम की शक्ल में कोई फर्क नहीं था। देखा अनमोल, मुझे भी ये नहीं पता था कि कनिष्क मेरे पापा हैं। बेटा, आरती की माँ भी एक नागिन थी। मैं उस समय डर गया था और जब वो प्रेग्नेंट थी तो मैंने उसे छोड़ दिया था। आप सब भी किन चीजों में पड़े हैं अंकल? नागिन वागिन कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रात को 12 बजे देख लेना क्या होता है। हाँ, देख लूंगा। तुम्हें जरूर कोई बुरा सपना आया होगा। सबके समझाने के बाद भी अनमोल इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि आरती एक नागिन है। ठीक है अनमोल, तुम देख ही लेना, तभी तो मुझे छोड़कर जा पाओगे। हाँ, मैं अब 12 बजने का इंतजार करता हूँ। वो सब वहीं बैठे रहते हैं और रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं, आरती में बदलाव आने लगते हैं। देखो बेटा, आरती का शरीर बदल रहा है। तभी अनमोल अचानक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आरती अब एक नागिन बन गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असलियत नहीं है। यही सच्चाई है बेटा, इसी वजह से आरती ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानती थी ये सच्चाई जानकर तुम उसे कभी नहीं अपनाओगे। हाँ बेटा, अब तुम्हें बताते भी तो क्या बताते। कनिष्क अंकल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, बोलो। आपकी पत्नी कैसी औरत थी? वो भी तो एक नागिन थी ना, तो क्या उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया था? ये बात सुनकर नीलम को याद करके कनिष्क जोर जोर से रोने लग जाता है। नहीं बेटा, नीलम जैसी तो इस दुनिया में कोई नहीं थी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मुझे पता लगा वो नागिन है तो मैं और मेरी माँ डर गए थे और हमने उसे घर से निकाल दिया था। और वो दर दर की ठोकरें खाते हुए मुझे मिली थी। मैं जानता था कि वो एक नागिन है, लेकिन फिर भी मैं उसकी देखभाल के लिए उसे अपने घर ले आया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर कोई लड़की नागिन बनती है तो वो बुरी नहीं होती, उसे भी प्यार करने का हक है, परिवार बसाने का हक है।
हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं ये गलती कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये गलती कोई और करे। तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आरती एक नागिन है। तभी आरती फिर से इंसान रूप में आ जाती है और रोने लग जाती है। नहीं नहीं अनमोल, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। ऐसे मत बोलो आरती, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मैं नहीं जानती क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी इंसान के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। तभी आरती दुखी होकर घर से बाहर भागने लगती है। आरती बेटा, रुक जाओ। नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं दूर चली जाऊंगी। नहीं, प्लीज आरती रुको। वो सभी आरती के पीछे भागते हैं। आरती रुक जाओ, रुको आरती, मत भाग। वो तीनों भी आरती के पीछे भागते हुए उसे रोकते रहते हैं, लेकिन आरती नहीं रुकती और वो भागते हुए महादेव के मंदिर के पास पहुंच जाती है। और मंदिर के बाहर ही बहुत सारे सांप आकर उसे फन फैलाकर घेर लेते हैं। कनिष्क, अनमोल और पुजारी पीछे से सब देख रहे थे। ये क्या हुआ अंकल? ये सभी नाग नागिन है, शायद आरती के लिए आए हैं। हमें यही रुकना चाहिए। वहीं आरती हाथ जोड़कर उन फन फैलाए सांपों से प्रार्थना करती है, मुझे जाने दीजिए, मेरे रास्ते में मत आइए प्लीज। लेकिन वो सांप वहाँ से नहीं हटते। तभी मंदिर के अंदर अचानक सफेद साड़ी पहने नीलम की आत्मा प्रकट होती है। माँ, आप? नीलम? हाँ बेटा, नीलम की आत्मा आज भी सबके साथ है। सभी लोग नीलम की आत्मा को देखकर हैरान हो गए थे। माँ, मुझे ले चलिए अपने साथ। मैं नहीं रहना चाहती इस दुनिया में। तुम मेरी बेटी होकर हार नहीं मान सकती। नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। कनिष्क, मैंने तुम्हें माफ किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना। मुझे ले जाओ। मैं क्या करूँ माँ? इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूँ मैं, ना ही किसी के प्यार के काबिल हूँ। बेटा, महादेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। अब मंदिर के अंदर आओ। तभी वो सभी सांप आरती के रास्ते से हट जाते हैं और आरती अपनी माँ के पास जाने लगती है। बाकी सभी उसके पीछे जाते हैं। नीलम, क्या कर रही हो तुम? कनिष्क, मैं सिर्फ महादेव से प्रार्थना कर रही हूँ। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो हाल मेरा हुआ वो मेरी बेटी का नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, वो सब तो हो चुका है। इसे अब कौन ठीक करेगा? महादेव ने ही ये सब किया है, वही ठीक करेंगे। मेरी बेटी भी एक इंसान की जिंदगी जिएगी। वही अनमोल ये सब देखकर हैरान हो रहा था और नीलम अपनी बेटी के साथ भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में ये सब चीजें भी अस्तित्व में हैं। हाँ बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सी अनोखी चीजें हैं। नीलम बेटा, तुम्हारा समय तो सोमवार की सुबह 4 बजे प्रकट होने का है, तो तुम इस वक्त कैसे आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैं कुछ समझा नहीं। हैरान मत हो आप सब। मैं नीलम से हमेशा से बात करता आ रहा हूँ। पुजारी जी, आज मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए मुझे इस समय आना पड़ा। लेकिन माँ, आपने इतने सालों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं किसी और से बात नहीं कर सकती थी और ना ही किसी और समय आ सकती थी, लेकिन आज मैंने ऐसा कर दिया है और अब मैं दोबारा कभी नहीं आ पाऊंगी। नीलम की बात सुनकर पुजारी और कनिष्क बहुत दुखी हो गए थे। ये क्या कह रही हो बेटी? मैं अपनी बेटी की जिंदगी के बदले अपना बलिदान देने आई हूँ। हे महादेव, मेरी बेटी को पूर्ण इंसान बना दीजिए। तभी बहुत सारे सांप नीलम की आत्मा के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और नीलम का शरीर सांपों से ढक जाता है। महादेव, मैं मेरी बेटी की जिंदगी के लिए अपना त्याग कर रही हूँ। मैं दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। और तभी शिवलिंग में से एक चमकीली रोशनी निकलती है और नीलम के ऊपर पड़ती है। ये सब क्या हो रहा है बाबा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी। न जाने नीलम क्या कर रही है। नीलम, ये क्या हो रहा है? तुम सांपों से क्यों ढकी हो? तभी अचानक वो सारे सांप और नीलम की आत्मा उस चमकीली शक्ति से वहीं गायब हो जाते हैं। नहीं, माँ, माँ, कहाँ हो आप? माँ! ये देखकर पुजारी और कनिष्क भी रोने लग जाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ ने कहा था ना कि उसने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दे दिया और अब वो कभी नहीं आएगी। नीलम, तुमने ऐसा क्यों किया? आरती भी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और अनमोल उसे संभालता है। आरती चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, तुम्हें खुश देखना चाहती थी वो। हाँ बेटा, अब दुखी मत हो। नीलम की आत्मा को भी खुशी होगी। खैर, सभी नीलम के जाने से बहुत दुखी थे, पर थी तो वो एक आत्मा ही, इसीलिए सबने अपने मन को समझा लिया था। वहीं अगले दिन
आरती रात के 12 बजे तक फिर से इंतजार करती रहती है, लेकिन वो नागिन नहीं बनी थी और इस बात से सब लोग बहुत खुश थे। नीलम के बलिदान ने आरती को पूर्ण इंसान का जीवन दे दिया था। इसके बाद अनमोल ये सच्चाई अपने माँ बाप को भी नहीं बताता। कुछ ही महीनों बाद आरती और अनमोल की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।